हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको हेलो एल्केन्स के बारे में कंप्लीट जो डिस्कशन था, कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। जितना आपके लिए ज़रूरी था, जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी था, या कहे तो जितना आपकी आरबीएससी बुक में था, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, हेलो एरिन्स। एक नई क्लास है। हेलो एरिन नाम जब आपके माइंड में सेट हो रहा होगा तो वहां पर एक बात तो आपको पक्का पता चल रही होगी, एरीन का मतलब यहाँ पे एरोमेटिक से है, यानी कि किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं वो वाला जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, आपका हेलो एरिन्स बना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात इसका नेचर देखना है हमें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है हमें। ठीक है, आईयूपीएसी देखना है, नेचर देखना है, एंड देन प्रिपरेशन मेथड, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट फाइनली आपका केमिकल रिएक्शन। और लास्ट में ना थोड़ा सा एक पोर्शन आपका पॉली हेलो एल्केन्स भी है, पॉली हेलो एल्केन्स भी है, तो या पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स भी है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सफिशियंट है। जहाँ पे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ने को मिलेंगे, डीडीटी पढ़ने को मिलेगा, बीएचसी पढ़ने को मिलेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, सो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है चैप्टर। तो सबसे पहले ना हम हेलो एरिन्स में हम ये बात करते हैं कि हेलो एरिन्स का मैं सबसे पहले आईयूपीएसी नाम बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नेचर बताऊंगा। देखो आईयूपीएसी जो है ना, मैंने आपको बता दिया है, बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड ही है आपके पास हेलो एरिन्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में जाना है, यानी कि बेंजीन के साथ या तो आपका डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ गया होगा या तो पार्श्व श्रृंखला में जुड़ गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, कोई नैफ्थलीन के साथ नहीं है, एंथ्रासीन के साथ नहीं है, या एनुलीन या क्राउन ईथर टाइप के कोई भी कंपाउंड नहीं है। इसमें डायरेक्ट प्योर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से हेलोजन कंपाउंड जोड़, हेलोजन एलिमेंट को जोड़ दिया। ठीक है, तो जब भी हम आईयूपीएसी नामकरण करते ना, तो मैं आपको ना एक बार बता देता हूँ नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। देखो, अगर बेंजीन रिंग के साथ ना आपका डायरेक्टली एक ही हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, केवल सिंगल हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करोगे। अगर दो जुड़े हुए हैं तब इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करोगे। ठीक है, कहीं पर भी जोड़ दो, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है, रूल तो एक ही जैसा लगेगा आपका। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास तीन जुड़े हुए हैं तब आप नामकरण कैसे करोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो देखो आईयूपीएसी नामकरण तीन बोले तो दो से ज्यादा, ठीक है, तीन या चार या पांच जो भी जितने भी हैं। अभी देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब आप लोग करते हो तो यहाँ पर मोनो हेलोजन जो आपका डेरिवेटिव एरोमेटिक डेरिवेटिव है, यहाँ पर मोनो हेलोजन जुड़ा हुआ है। अगर मोनो हेलो एरीन की बात करें तो मोनो हेलो एरीन का नामकरण करने के लिए आपको इसकी नंबरिंग की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा आप इसका डायरेक्ट जो नाम है वो लिख सकते हो। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मान लेना है, यानी कि पहले इसका नाम लिखोगे, बाद में बेंजीन लिख दोगे। जैसे इसका नाम मैं लिख दूं हेलो बेंजीन, बस इसका नाम इतना ही लिखना है, संख्यांकन करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, मैंने पहले कहा आपको, क्या कहा है मैंने पहले आपको, मैंने कहा है आपको पहले ही कि बेंजीन रिंग के सारे जो कार्बन होता है 6 के 6 वो समतल होते हैं, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, तो सारी की सारी पोजीशन इसकी इक्वल है। तो जहां पर भी हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा वही उसकी पहली पोजीशन हो जाएगी। तो ये पोजीशन क्योंकि अंडरस्टूड है तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप तो सीधे सीधे इसका नाम हेलो बेंजीन के रूप में लिख देना। अब आप लोगों को मैं अलग अलग से बता के नहीं देने वाला हूं, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन लिख देना, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन लिख देना, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन लिख देना। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। ये तो आपका मोनो हेलो एल्केन को लिखने का तरीका, मोनो हेलो एरिन्स का आईयूपीएसी नामकरण लिखने का तरीका है। ठीक है, अब जब दो आ जाते हैं ना तो दो के लिए हम कैसे देखते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ये बात ध्यान में क्या रखनी है कि अगर ये दोनों सेम है तब तो दिक्कत ही नहीं है, अगर ये दोनों के दोनों हेलोजन जो हैं वो सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको पहली पोजीशन मान लो या इसको पहली पोजीशन मान लो, तो आप लोग ना नामकरण आराम से कर सकते हैं उसका। ठीक है, इसको 1 2 ले लो या इसको 1 2 ले लो, नाम तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसका नाम लिखा जाएगा 1 2 डाई हेलो बेंजीन।
ठीक है, आगे आप खुद ही लिख देना। चलो मैं लिख देता हूँ बेंजीन। आप ना वन वर्ड नाम लिखना, ऐसे मत लिख देना, मेरे पास स्पेस कम था इसे लिख दिया। तब तो आपको क्या लिखना है, इसका नाम 1,2 डाई हेलो बेंजीन लिखना है। अच्छा 1,2 ही क्यों लिखे, अगर ये तीसरी पोजीशन पे होता तो आप लिख देते 1,3 डाई हेलो बेंजीन। ठीक है, अगर ये चौथी पोजीशन पे होता तो आप लिख देते 1,4 डाई हेलो बेंजीन। जैसे सपोज करो सेम में ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, क्लोरीन और क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन और ब्रोमीन हो जाए, या आयोडीन और आयोडीन हो जाए, या फ्लोरीन या फ्लोरीन हो जाए। ठीक है, अगर क्लोरीन क्लोरीन है तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन ब्रोमीन है तो 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आयोडीन है तो 1,2 डाई ब्रोमो डाई आयोडोबेंजीन। अगर तीसरी पोजीशन पे है तो 1,3, चौथी पे है तो 1,4, होने सेम चाहिए। अच्छा अगर डिफरेंट आ जाए तब कैसे नामकरण करोगे, सपोज करो एक जगह ब्रोमीन लग गया और एक जगह Cl लग गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको अल्फाबेटिक देखना है। अल्फाबेटिकली जिसका नाम यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले, जिसके नाम का पहला लेटर पहले आता हो उसका नाम आप पहले लिख, उसको पहली नंबरिंग दोगे यहाँ पे। तो यहां पर Br और Cl, Br ब्रोमो बी से स्टार्ट हुआ है, Cl क्लोरो सी से स्टार्ट हुआ है, तो बी को पहली काउंटिंग दोगे या सी को दोगे, बी को, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो जाएगी, सेकंड पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैसे अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी बाद में देते हैं, वैसे ना सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है ना वो सबस्टिट्यूटेड ग्रुप के नंबर होते हैं, कि सबस्टिट्यूटेड ग्रुप ना कहां पर नजदीक जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि दो ही सबस्टिट्यूटेड ग्रुप है तो ये दोनों नजदीक तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लोकेंट्स के सेट बनेंगे, जिसको हम देखो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की जो पोजीशन होती है ना उसको हम लोकेंट्स का सेट कहते हैं। अब चाहे आप Br को यहां ले लो, Cl को यहां ले लो, दोनों ही एक दूसरे से 1,3 पोजीशन पे जुड़े होंगे। तो यहां पर क्या होता है ना, लोकेंट्स का सेट ऑलवेज सेम आने वाला है, चाहे आप क्लोरीन से स्टार्ट करो या ब्रोमीन से स्टार्ट करो। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में लोकेंट्स के सेट जो होते हैं ना वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, इसीलिए यहां पर अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी देते हैं। अब नामकरण में भी अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी मिलेगी, पहले अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिख देंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। ये तो सारे रूल आपको इजीली पता है कि नहीं, पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा फिर क्लोरो का लिखा जाएगा। अब ये लोकेंट्स का सेट में क्या कह रहा हूं, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया, फिर यहां आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बेटर कैसे समझ में आएगा मैं आपको बताता हूं। देखो जब आप तीन ग्रुप देखते हो ना और तीनों के तीनों ग्रुप माना कि डिफरेंट हो, देखो यहां पर तो आप चाहे यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3 या यहां से काउंटिंग कर लो 1 2 3, ये तीनों के तीनों सेम पोजीशन पे जुड़े हुए, लोकेंट्स का सेट आपको 1 2 3 ही मिलेगा। तो यहां पर भी आपको अल्फाबेटिकली ही प्रायोरिटी देनी होती है, लेकिन 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 यहां पर इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ना आपको क्लियर करके देता हूं। मैं आपको लोकेंट्स के सेट ना डिफरेंट करके दे देता हूं। अब डिफरेंट करके कैसे देता हूं देखो, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं क्या करूंगा, सपोज करो यहां पर ना मैंने क्लोरीन ले लिया, यहां पर ना मैंने ब्रोमीन ले लिया है और यहां पर ना मैंने आयोडीन ले लिया है। ठीक है, और ये बेंजीन लेंगे। अब देखो अगर आप ब्रोमीन से काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हो, ब्रोमीन से काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि अल्फाबेटिकली तो बी पहले आता है, आप तो यही करोगे ना। तो ब्रोमीन से अगर आप पहले काउंटिंग करोगे तो पहले नंबर पर ब्रोमीन होगा, दूसरे नंबर पर आयोडीन होगा, तीसरे चौथे और पांचवें नंबर पर आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां से काउंटिंग क्यों नहीं की, बेटा यहां से काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां से तीसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे है कि नहीं है, तो आप काउंटिंग यहीं से करोगे। अच्छा अगर आपने क्लोरीन से काउंटिंग स्टार्ट की तो पहली पोजीशन पर क्लोरीन आपको दिख जाएगा और तीसरी पोजीशन पर आपको ब्रोमीन दिख जाएगा और चौथी पोजीशन पे आपको कौन दिख जाएगा, आयोडीन दिख जाएगा। और अगर आप आयोडीन से काउंटिंग करोगे तो पहली पोजीशन पर आयोडीन दिखेगा, दूसरी पर आपका ब्रोमीन दिखेगा, तीसरी और चौथी पर आपका कौन दिख जाएगा, क्लोरीन दिख जाएगा। अब इसमें से सबसे छोटा सेट कौन सा है, इसी को हम लोकेंट्स का सेट कहेंगे इन तीनों को। तो इनमें सबसे छोटा सेट कौन सा है, देखो 1 2 5 है, ये 1 3 4 है। तो देखो 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 3 है, ये तो गया, 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2 है, सेम है, 2 के बाद 5 है, 2 के बाद 4 है, ये वाला सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा लोकेंट्स का सेट जहां से मिलता है ना, हम नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं, तो नंबरिंग यहां से करेंगे हम 1 2 3 4। अब ध्यान में आ गई बात। लेकिन नामकरण में तो अल्फाबेट को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं, समझ में आ रही बात। देखो जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते समय क्या करते थे, ओपन चेन में हम क्या कहते थे, जहां से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पास में जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग करेंगे, यही तो करते थे। तो यहां भी वही तो करना है,
ठीक है। तो वहां तो ऐसा होता था ना कि ओपन चेन है तो ओपन चेन में पता चल जाता था ज्यादा पास में कौन है। अब ये पूरा का पूरा प्लेनर वलय है तो प्लेनर वलय में पता नहीं चल पाता है कि नजदीक कौन है, इसलिए ना आपको सेट बनाने पड़ेंगे और सेट बनाने के बाद आप काउंटिंग करोगे। काउंटिंग के बाद नामकरण तो अल्फाबेटिकली ही होगा जैसे करते हो। इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, देखो ब्रोमीन का नाम सबसे पहले आएगा, बी से है, फिर क्लोरीन का आएगा, फिर आयोडीन का आएगा। देखो नंबरिंग भले आयोडीन से हुई है, नंबरिंग तो लॉकेंट्स के सेट के हिसाब से हुई ना। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहाँ ज्यादा पास में जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा पास में तो यही जुड़े हुए हैं जब हम आयोडीन से काउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो अब नामकरण में तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ऐसे आपको नामकरण करना है। कर लोगे ना, अब आप लोग कर लोगे ना भाई। मोनो हेलोजन जो आपके हेलो एरिन जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हेलो का नाम लिख के बेंजीन लिख देना। डाई में क्या देखना है, क्योंकि लोकेंट्स के सेट ऑलवेज इक्वल रहेंगे। अरे दो ही तो ग्रुप है, चाहे आप इसको पहली पोजीशन पे ले लो, इसको पहली मान लो, दोनों को सेम मानना है। तो यहां से काउंटिंग करोगे तो भी 1 2 है, यहां से काउंटिंग करोगे तो भी 1 2 है। इसीलिए अल्फाबेटिकली हम इसको प्रायोरिटी देते हैं कि अल्फाबेटिकली, यहां पे बताया ना मैंने अल्फाबेटिक, देखो यहां से काउंटिंग करते तो 1 2, यहां से भी काउंटिंग करते तो 1 2 आता। तो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता, काउंटिंग भी हम वहीं से करते हैं, नामकरण तो करना ही है, नामकरण तो करते ही है पहले ही। किसका, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। लेकिन जब ग्रुप 3 आ जाए तो 3 ग्रुप में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सेट कैसे देखते हैं हम लोकेंट्स का। तो लोकेंट्स का सेट देखना मैंने आपको सिखा दिया। तो सबसे छोटे वाला सेट जहां से बनता हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और नामकरण तो पहले उसी का करेंगे जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने आपको नामकरण बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब मैंने पहले कहा है एक नंबर में ही पूछता है अगर पूछेगा किसी साल, और वो एक नंबर किस चैप्टर से आएगा ये फिक्स नहीं होता है। एल्कोहल से क्वेश्चन दे सकता है उसका आईयूपीएससी का, फिनॉल से दे सकता है, इससे हेलोजन से दे सकता है, हेलो एल्केन से दे सकता है, हेलो एरिन से दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से दे सकता है, एमीन से दे सकता है, एजो ग्रुप से दे सकता है। बहुत सारे हैं आईयूपीएससी नामकरण, उसमें से एक नंबर का किसी साल में आता है। तो अगर हम पूरा का पूरा आईयूपीएससी में ही फोकस करने लग जाएंगे तो बाकी का सिलेबस तो ऐसे ही छूट जाएगा, है ना। इसीलिए तो 11th क्लास में आईयूपीएससी अच्छे से समझाया जाता है। वैसे इतना टफ आता नहीं है आईयूपीएससी जैसा आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। बहुत छोटा सा नाम पूछ लेता, कभी कभार तो प्रोपेन टू ऑन का नाम पूछ लेता, CH3CO CH3 ऐसे करके पूछ लेता है। तो ईजी नाम पूछता है। ठीक है, अच्छा हेलो एरिन्स में अब हम नेचर देखेंगे, CX बंध की प्रकृति देखेंगे। सो CX बंध की प्रकृति या CX आबंध की प्रकृति अब हम देखेंगे। आईयूपीएससी नामकरण उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आईयूपीएससी नामकरण आपसे पूछेगा। ठीक है, ज्यादा आउटसाइडर कुछ नहीं पूछता है, जितना आपकी किताब में लिखा है ना, जो जो आईयूपीएससी नामकरण लिखे हैं ना, बस वही नामकरण आपसे पूछेगा, उसके बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, CX बंध की प्रकृति। अब CX बंध की प्रकृति क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब हम हेलो एल्केन की बात कर रहे थे तो हेलो एल्केन में हम कह रहे थे कि ये वाला जो बॉन्ड है यहां पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होता, इसलिए इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये डाइपोल नेचर का होता है ये वाला बॉन्ड मोनो हेलो एल्केन में। ठीक है, और इस बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये तो इसकी बॉन्ड लेंथ है। ये तो हम बात कर रहे हैं मोनो हेलो एल्केन की। अब मैं बात करूंगा मोनो हेलो एल्केन की बात करें या हेलो एल्केन की बात करें। ठीक है, तो हेलो एल्केन में कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड इतना होता है। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं CX आबंध की प्रकृति, वो भी हेलो एरिन्स में, यानी कि जब हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जब हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा वो हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि कैसा नेचर होता है, वो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका नेचर जानने के लिए ना हमें कुछ 11th के क्लास में जाना पड़ेगा और वहाँ के कुछ टॉपिक्स को उठाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। निर्देशात्मकता तथा सक्रियता, अगर आपको याद आ रहा हो 13वां चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन, उसके लास्ट के जो पॉइंट थे
ऑर्थोपैरा निर्देशात्मक और सक्रियकारी समूह, अगर याद आ रहा होगा आपको, ऑर्थोपैरा निर्देशात्मक और विसक्रियकारी समूह, मेटा निर्देशात्मक और विसक्रियकारी समूह, याद आ रहे हैं, पढ़ाया था ना 13वें चैप्टर में, ठीक है। सो यहां पर जो हेलोजन ग्रुप होता है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थोपैरा निर्देशात्मक ग्रुप होता है, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन से इफेक्ट के कारण? प्लस आर इफेक्ट के कारण। सब बता चुका हूं इसको, धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। क्या कहा था मैंने? धनात्मक अनुनाद प्रभाव क्या होता है? यदि पाई बंध के एकांतरण में कोई ऐसा समूह जुड़ा है, यदि पाई बंध के एकांतरण में कोई ऐसा समूह जुड़ा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? पाई बंध के एकांतरण में डोनेट करता है। इस प्रभाव को हमने धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहा था, अगर ध्यान आ रहा हो आपको। यहां देखो, यहाँ पाई बॉन्ड का एकांतरण है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं है? अब पाई बंध का एकांतरण है और उसके साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसमें क्या है, जिस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? इस पूरी की पूरी बेंजीन वलय के पाई बंध के एकांतरण को डोनेट करता है। और जब ये बॉन्ड यहां डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पर अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, भाई एक बॉन्ड का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो गई है, क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो पहले तो ना मैं प्रकृति की बात में थोड़ा बाद में करूंगा, पहले मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट समझ में आ गया क्या होता है? कि पाई बंध के एकांतरण में यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हेलोजन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अरे भाई कोई भी हेलोजन ले लो, अंतिम कोर्स में इसके साथ ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड बनाने के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, बाकी 6 तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। सो यहां से क्या हो जाएगा? डबल हेडेड एरो का यूज करोगे आप रेजोनेंस के लिए, यही करते हैं। तो 11th क्लास का बेसिक सा नॉलेज है जो सबको आना चाहिए और आता भी होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा एक्स पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ऐसे करते हैं हम। और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव के रूप में, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है? ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है और ये वाला यहां शिफ्ट हो जाता है, कहां पर? पैरा पोजीशन पर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पैरा पोजीशन पर ही एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, और अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर आया है तो हम कह सकते हैं इस वाले हेलोजन ने एक तो ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया था, एक पैरा स्थिति पर बढ़ा दिया। आगे भी हम इस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इन सब का एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनता है, वो तो आपको पता है, हाफ रिंग बना के अंदर आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो, तो उस पे मैं अभी नहीं जाने वाला, ठीक है। रिजोनेंस हाइब्रिड से हमें कोई भी मतलब नहीं है, अभी तो मुझे जो मैं सिखा रहा हूं उससे मतलब है। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं CX आबंध की प्रकृति सिखा रहा था, लेकिन उस प्रकृति में एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे आगे जाकर के तो ये बताना ही था आपको। तो जब मुझे आगे जाके बताना ही है तो मैं अभी बता देता ना, सारी की सारी बातें यहीं क्लियर कर देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा, है कि नहीं है। तो CX आबंध की प्रकृति के साथ मैंने एक बात बताई है कि जो हेलोजन होते हैं ना, ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे, तो ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी और पैरा स्थिति पर, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। सो फाइनली हम कह सकते हैं ये ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनको हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा है। डायरेक्टिंग किसके वे में कहा है? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जानते हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे ग्रुप जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस समय बेंजीन रिंग पर जुड़ना चाहे तो वो कहां जुड़ेगा? भाई वो वहीं तो जुड़ेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां पर दिख रहे हैं? उसको कहां पर दिख रहे हैं? ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर। इसीलिए आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए इसने ऑर्थो पैरा स्थिति निर्देशित की है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक समूह का है, लेकिन इसको नाम विसक्रियकारी समूह भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे को याद हो 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूं।
ये ना माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अरे भाई ये क्या है, आपका हेलोजन है, विद्युत ऋणीय तत्व है, और ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। जनरली मैंने आपको सिखाया था कि रिजोनेंस इफेक्ट आयना जो आपका प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है जिसको हम अनुनाद प्रभाव कहते हैं, अनुनाद प्रभाव ज्यादा डोमिनेट कर जाता है किससे, आई इफेक्ट से। मतलब आई इफेक्ट, और अगर हमें आर इफेक्ट लगाना हो तो आर को हम डोमिनेंट मानते हैं, बट इन केस ऑफ हेलोजन आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाता है आर इफेक्ट के ऊपर। ये बात अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में मैंने बताई थी। आई इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा कौन सा इफेक्ट, सॉरी आर इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा कौन सा इफेक्ट, आई इफेक्ट। तो यहां पर आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और आई इफेक्ट क्या कहता है वो तो आपको अच्छे से पता है कि नहीं है। प्रेरणिक प्रभाव कैसे देखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो 11वीं में आपने सीखा ही है। यहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से, देखो ये इसका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। देखो रिजोनेंस इफेक्ट जो आता है ना वो पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, और जो आई इफेक्ट जाता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और कैसे करता है वो तो मैंने आपको पहले बताया। देखो हेलो एल्केन में भी तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना, तो बस ये वाली नेचर मान लो आप कि इस हेलोजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दूसरा वाला कार्बन जुड़ा होगा तो दूसरे कार्बन पर डबल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डबल पार्शियली पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। डबल पार्शियली का मतलब है इससे भी हल्का है, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी इस हेलोजन से और कार्बन के बीच की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट इसका इतना दूर नहीं पहुंच पाएगा ना, इतना ज्यादा। तो यहां पर डबल पार्शियली आ जाएगा, यहां पर ट्रिपल पार्शियली आ जाएगा, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि ये तीसरे कार्बन है, ये दोनों तीसरा कार्बन है ना भाई, यहां से तो ये तीसरे नंबर पे ही तो जुड़े हैं। देखो ये हेलोजन का पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, और ये चौथे पे क्वाटनरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 4 कार्बन के बाद तो प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहले कार्बन पर सबसे ज्यादा लगता है और बाद में सबसे कम लगता है। अब देखो क्योंकि इसने सारी की सारी बेंजीन वाले के कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिए, तो इसने बेंजीन वाले को डीएक्टिवेट कर दिया ना, क्योंकि अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ने वाला है, तो आपको दिखेगा हर जगह तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है, अब जुड़ेगा कहां बेचारा, समझ में आ रही बात। तो एक और बात मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा भी तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, पैरा को देगा। क्यों देगा, क्योंकि पैरा पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। 4 पार्शियली का मतलब बहुत ज्यादा आंशिक हो चुका है ना, ये सब मैंने एक स्टोरी भी बताई थी आपको, यहाँ पे उतना टाइम है नहीं बताने का, इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा। बस ये मान लो जितने ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जितने ज्यादा पार्शियल चार्ज लगेंगे उसका मतलब वो उतना हल्का चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर समझ में आ गया कि क्योंकि इसने बेंजीन वाले को डीएक्टिवेट कर दिया है इसलिए इसको विसक्रियकारी समूह कहते हैं, और डीएक्टिवेट किसकी वजह से किया, आई इफेक्ट की वजह से, और आई इफेक्ट यहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा फाइनली अब CX आबंध की प्रकृति कैसी है दिख रही होगी आपको। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट हेलोजन और कार्बन के बीच यहां पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए ये वो वाला डबल बॉन्ड नहीं है जो एल्कीन वाला डबल बॉन्ड होता है, लेकिन फाइनली ये आकर के वापस हेलोजन को मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये रिजोनेंस चलता रहता है इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच आंशिक द्विबंध गुण आता है। आंशिक द्विबंध होते हैं हेलो एरिन्स में, ठीक है, यानी कि हेलो एरिन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आंशिक द्विबंधित नेचर का होता है, और इसमें बॉन्ड जो लेंथ होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है, कंपेयर टू इसके हेलो एल्केन के 1.77 होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा मजबूत बंध किस में मिलेगा आपको, हेलो एरिन्स में या हेलो एल्केन में, तो आप कहोगे हेलो एरिन में ज्यादा मजबूत बंध मिलेगा। क्लियर हो गई ना बात। यहाँ पर अगर ज्यादा मजबूत बंध ये है तो ध्रुवता कम होगी ना इसकी, ध्रुवता कम होगी ना, जितना हल्का बॉन्ड होगा पोलराइज जल्दी हो जाएगा, और जितना मजबूत बॉन्ड होगा पोलराइज उतना देर में होगा, तो इसका पोलराइजेशन ना कम पाया जाता है कंपेयर टू हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको CX आबंध की प्रकृति समझा दी है, और उसमें मैंने सक्रियकारी समूह और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए थैंक यू।